हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। और आपका फिर से स्वागत है नेचर्स अमेजिंग फैक्ट सीरीज के एक नए लेक्चर पे। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं कहना चाहूंगी, मैं एजुकेशनल लेक्चर इतने फ्रिक्वेंट नहीं बना पाती हूँ ड्यू टू ऑल वर्क दैट आई एम कमिटेड टू डू। बट यस, मैं आप कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलर रहूं, जिससे कि जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको कुछ हेल्प मिले, तो एक रेगुलरिटी में मिले, उन्हें परेशान ना होना पड़े रेगुलरिटी के कारण। तो यस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो ये, जो 2 दिन पहले अभी न्यूज बनी है। तो मैं अपने नॉलेज के लिए पढ़ रही थी कि आखिर ये क्या है, कैसे काम करता है, क्या हुआ, इस पर क्यों न्यूज इतनी हाईलाइटेड है। तो सोचा आपको बता दूं। आई ट्राई टू कीप द लैंग्वेज मोर सिंपल, सो दैट अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो नहीं हो फिर भी आप समझ पाओ, क्योंकि ये एक जनरल अवेयरनेस का और जनरल यूज का भी टॉपिक है जो सबको जानना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो यस, आप सबको जैसा कि पता होगा कि 8 जून को न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई, जो जिससे साइंटिफिक ग्रुप और प्लस सारी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि एक ऐसी कैंसर ड्रग का ट्रायल किया गया है एक छोटे से कैंसर पेशेंट्स के ग्रुप में, जो जिसमें वो ड्रग के इफेक्ट से कम्प्लीटली कैंसर वेनिस्ड पाया गया उस पूरे ग्रुप में। हालांकि वो ग्रुप अभी छोटा है, लेकिन ये एक पॉजिटिव सिम्टम है। तो यस, हमें हमेशा होपफुल रहना चाहिए, चाहे साइंस हो चाहे लाइफ हो, कि यस अभी पॉजिटिव मिला है तो आगे जाके हो सकता है और पॉजिटिव रिजल्ट मिले, ज्यादा निगेटिव ना मिलेंगे। लेकिन आखिर वो ट्रायल क्या था? तो यस, लेट्स स्टार्ट। तो यूएस में एक कैंसर सेंटर में ये ट्रायल किया गया 18 लोगों पे, जो कि कैंसर के पेशेंट थे और सेम स्टेज में थे। सेम स्टेज में उनका कैंसर था, मेटास्टैटिक नहीं हुआ था। तो मेटास्टैटिक का सिंपल भाषा में मतलब यही होता है कि वो कैंसर जिस अंग में, जिस ऑर्गन में डेवलप था, वो उसी में अभी लोकलाइज था। मेटास्टैटिक कैंसर की एडवांस स्टेज होती है, जिसमें कि कैंसर की सेल जिस ऑर्गन में डेवलप होती है उसको छोड़ छोड़ के ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हर ऑर्गन में जाने लगती है और कैंसर फैल जाता है। तो ये सारे जो पेशेंट थे उनको था रेक्टल कैंसर, जो एडवांस था बट एट लोकल लेवल। इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ, बहुत ही सिंपल भाषा में। तो पहले इतनी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी कि 18 पेशेंट थे और रेक्टल कैंसर के पेशेंट थे। तो चलिए अब फिर से शुरू करते हैं। तो इसमें क्या था कि 18 पेशेंट्स को लिया गया और वो पेशेंट में रेक्टल कैंसर था। रेक्टल कैंसर होता क्या है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे आप सामान्य भाषा में जानते होंगे, हमारी आंत होती है, छोटी आंत बड़ी आंत, जिसमें खाना पचता है। तो हमारी पहले हमारी छोटी आंत होती है, फिर उसके बाद बड़ी आंत शुरू होती है, और बड़ी आंत के जो निचला हिस्सा होता है उसको रेक्टम बोलते हैं। तो अगर इस पोर्शन में कैंसर होगा तो उसको रेक्टल कैंसर बोलेंगे। और ये यूएस में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट है, बहुत ज्यादा लोगों को होता है। और इसमें लगभग 5 साल की ट्रीटमेंट के तौर पे देखा गया है कि 60% लोग ही सरवाइव कर पाते हैं, बाकी नहीं सरवाइव कर पाते हैं। और कुछ एडवांस स्टेज के कैंसर में ये पोर्शन काटना पड़ता है और एक पाउच लगाते हैं जिसमें सारे जो वेस्ट मटेरियल है वो उसमें जाते हैं। तो यस, कैंसर कोई भी हो बहुत ही डेंजरस होता है, ये हम सब जानते हैं। तो फिलहाल बैक टू द टॉपिक। तो ये होता है रेक्टम, इस पार्ट को रेक्टम बोलते हैं।
और अगर इसमें कैंसर है तो उसको रेक्टल कैंसर बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद इन्हें क्या किया गया, एट एवरी थर्ड वीक, मतलब अगर आज 1 तारीख को कोई दवा दी गई तो फिर 21 या 3 हफ्ते बाद 21 तारीख को वो दवा वापस से दी जाएगी। एट एवरी थर्ड वीक एक दवा दी गई जिसका नाम है डोस्टार ली मैप। अब ये दवा क्या है मैं आपको बताती हूँ बाद में, पहले देखते हैं कि उस ट्रायल में क्या किया गया। तो उनको, और ऐसा उनको 6 मंथ तक किया गया, और 6 मंथ्स के बाद ये 3 हफ्ते का 3 वीक्स का ड्यूरेशन बढ़ा के 6 वीक्स तक, ये 6 वीक्स का ये गैप कर दिया गया। और 6 वीक्स का गैप करने के बाद तब तक दिया गया जब तक कि उनके रिजल्ट पॉजिटिव ना आने लगे। और उसके बाद ये देखा गया आफ्टर 1 ईयर, मतलब इस ट्रायल में तो ये ड्यूरेशन 1 साल का है, कि जब टेस्ट किए गए तो द ट्यूमर was totally vanished, एकदम खत्म, कहीं कोई सिम्टम नहीं कि कोई ट्यूमर कभी इस इंसान को हुआ भी था। तो यही थी अमेजिंग फाइंडिंग कि अब तक जितने भी ट्रायल किए गए हैं कैंसर ड्रग के, तो पहली बात ये देखी गई है कि पेशेंट में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, और दूसरी बात ये देखी गई है कि वो कम्प्लीटली वैनिश नहीं कर पाते, मतलब वो फिर से हो जाते हैं, रीअकर होते हैं, और कुछ ना कुछ सेल्स बची रह जाती है। तो ये इस ट्रायल की ये स्पेशलिटी थी जो इस न्यूज में आई। हाँ, हालांकि पेशेंट का ग्रुप बहुत छोटा था। अब जब अलग अलग डेमोग्राफिक एरिया, मतलब अलग अलग कंट्री के पेशेंट में ये ट्रायल होगा, ज्यादा बड़े ग्रुप में होगा, और देखा जाएगा कि ये एडवांस स्टेज में क्योर करता है कि नहीं, तब हमें खुश होने की बात एक्चुअली तब होगी। बट यस, अ लिटिल लाइट, एक रोशनी की छोटी किरण भी काफी है अंधेरे में। और जो लोग कैंसर से डील कर रहे हैं, जिनकी फैमिलीज में कोई कैंसर से इफेक्टेड है, उनके लिए तो ये न्यूज बहुत ही अमेजिंग है। तो वी ऑल होप कि आगे के भी एक्सपेरिमेंट्स सक्सेसफुल रहे। तो अब बात करते हैं, अब बात होगी कि ये ट्रायल क्या था और ये न्यूज क्यों बनी, ये दो चीजें आपको समझ आ गई। तो अब हम लोग बात ये करेंगे कि आखिर ये ड्रग क्या है और ये कैसे काम करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यस, आई ट्राई टू बी एज सिंपल कि सबको समझ आए, और अब तक की भाषा में कोई भी टेक्निकलिटी ऐसी नहीं थी। तो इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानने के लिए आपको बहुत शॉर्ट में, ज्यादा नहीं बट ये जानना होगा कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, कि हमें कोई बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी अगर अटैक कर रहा हो तो हमारी बॉडी फाइट करती है और लड़के उसे भगाती है, जिससे कि हम स्वस्थ रहते हैं। अगर आप छोटे बच्चों को देखें तो छोटे बच्चों को इसीलिए अब बचाते हैं कि उन्हें साफ हाथों से छुओ, उन्हें ज्यादा धूल में न रहे, या जो ओल्ड लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी, ये जो फाइटिंग सिस्टम होता है बॉडी का, ये कमजोर हो जाता है। तो ये चांसेस रहते हैं कि जिन बैक्टीरिया वायरस से हम एडल्ट्स और हेल्दी लोग लड़ पा रहे हैं, उनसे वो ना लड़ पाए और उनके ऊपर बीमारी हावी हो जाए। तो ये सिंपल भाषा में हुआ कि इम्यून सिस्टम होता क्या है। अब उस पॉइंट की ओर फोकस करते हैं जिससे हमें इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आएगा। तो यस, हमारी बॉडी में दो तरह के इम्यून सिस्टम होते हैं। एक जो इम्यून सिस्टम, और ये एक्चुअली नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए, सॉरी राइटिंग थोड़ी है। एक है जो बाई बर्थ होता है, जैसे हमारी स्किन है, उसको इनेट भी बोलते हैं बाई बर्थ को। और यस, इनेट इज अ टर्म फॉर जो बाई बर्थ है हमारे पास, उस चीज के लिए कोई डरने वाली इसमें बात नहीं है। और जैसे कि हमारी स्किन है,
तो अगर आपने वो देखा होगा कि अगर आपको कहीं चोट लगी है या कहीं थोड़ा सा अगर वुंड है, घाव है, वुंडेड है, तो वहां पे मक्खियां भिनभिनाने लगती है। मक्खियों के थ्रू कई बैक्टीरिया और लोग कहते हैं ना कि घाव पे मक्खियां मत बैठने दो, नहीं घाव और फैल जाएगा, क्योंकि वहां पे स्किन नहीं होती, स्किन की लेयर नहीं होती है। तो वो एक प्राइमरी लेयर है जो बाई बर्थ से हमारे साथ होती है और हमें प्रोटेक्ट करती है। फिर म्यूकस है, फिर हमारे मुंह में जो है सलाइवा है, आंखों में लाइसोजाइम है, आंखों में जो टीयर्स होते हैं उसमें लाइसोजाइम होता है, जो कि क्योंकि हमारी आंखें तो हमेशा खुली रहती है ना, तो धूल से अगर लाइसोजाइम ना रहे तो हमेशा आंखों में इन्फेक्शन ही हुआ रहेगा। तो और इसीलिए जिन लोगों को आपने देखा होगा कि कभी आई इन्फेक्शन होता है, तो उनको पहले आंखें, उनकी आंखों में ड्राई आई हो जाती है, मतलब ये जो टीयर्स होते हैं वो कम बनना शुरू होते हैं। एंड देन वो टीयर्स में जो फाइटिंग लाइसोजाइम होता है वो उनमें कम होता है, इसलिए उनके ऊपर बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन हावी हो जाता है। तो ये इन शॉर्ट था इनेट या इम्यून सिस्टम। और दूसरा है एडेप्टिव, ये हमें जानना है। किसी भी चीज का मैकेनिज्म आप अगर आप जान रहे हो, मतलब चाहे वो कोरोना वायरस की वैक्सीन ही क्यों ना हो, आपको जानना चाहिए। तो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम क्या होता है कि एडेप्टिव, जैसा कि नाम से है कि ये एडेप्शन, अगर हमें कोई इन्फेक्शन हुआ तो ये हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होता है, ये बाय बर्थ नहीं होता है। तो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में ज्यादा टेक्निकलिटी में ना जाते हुए मैं आपको बस यही बताना चाहूंगी कि आ, दो तरह की सेल्स होती हैं, जिनको आप समझ लीजिए कि दो मेन सोल्जर होते हैं, और यही एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के हीरो होते हैं। अगर उसको एक सिक्योरिटी एजेंसी मान ले तो यस, यही दो हीरोज हैं। एक को बी सेल बोलते हैं और एक को डी सेल बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमें काम है, बी सेल क्या होता है कि एंटीबॉडी बनाता है, और ये एंटीबॉडी ब्लड में जाती है। सपोज कि हमें कोई एंटीजन, कोई यस, अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है, तो अगर एंटीजन ब्लड में आ गए, तो इस एंटीजन के अगेंस्ट ऐसी एंटीबॉडी, ऐसे स्ट्रक्चर्स बॉडी में बनते हैं, ऐसे कंपाउंड्स बॉडी जनरेट करता है कि वो इन्हीं स्पेसिफिक इन्हीं एंटीजन को मार गिराएगी, तो उस कंपाउंड्स को एंटीबॉडी कहते हैं। सपोज कि अगर ये मान लो कि वायरस या बैक्टीरिया जो भी टॉक्सिन छोड़ा जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसका शेप ये है, तो हमारा बॉडी एंटीजन एंटीबॉडी ऐसे बनाएगा कि एकदम लॉक और की वाला हिसाब होता है, कि जैसे कि एक ताले की एक ही चाबी होती है, उसी तरह इस एंटीजन को न्यूट्रल करने के लिए एंटीबॉडी ऐसी बनेगी जो इससे रिएक्ट कर सके। और ये और किसी, ऐसा नहीं है कि ये आपके शरीर के नॉर्मल केमिकल से भी रिएक्ट करके उन्हें भी खत्म कर देगी, नहीं, ये सिर्फ उसी बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट बनेगी। और ये इसीलिए इसको एडेप्टिव कहते हैं, क्योंकि जब ये अटैक करेगा तब बॉडी अडेप्ट करेगी, यस यहाँ से अटैक हो गया है, अब हमें ये हथियार बनाना है इन्हें किल करने के लिए। तो ये हो गया बी सेल। अब बारी आती है मेन, जो है टी सेल की। तो जो इस ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इंपॉर्टेंट है, टी टी सेल दो टाइप के होते हैं, टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक सेल। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बॉडी के इम्यून सिस्टम के सबसे मेन हीरो है, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के। और ये इन बी सेल्स को भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि यस अब आ गया है, जो दुश्मन आ गया है, और अगर इनसे नहीं किल होता है तो ये एंटीबॉडी बनाने को बोलते हैं। तो अब ये कैसे किल करता है, पहले एक्चुअली दुश्मन इन्हीं से आगे मिलता है, और फिर इसके इंस्ट्रक्शन पे ये एंटीबॉडी बनाता है, फिर ये किल होता है। तो ये कैसे होता है ये देखते हैं। तो यस, तो टी सेल को जानने के लिए आपको बस एक छोटा सा स्ट्रक्चर जानना होगा, टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक। ठीक है। अब इस पे रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर को आप समझ लीजिए जैसे कि केबल का सिग्नल पकड़ने के लिए
एंटीना घर पे होता है ना, और जिस घर में एंटीना नहीं होगा वो उसमें नहीं पकड़ेगा। तो उसी तरीके से ये समझ लो, ये घर पे ये एंटीना है। इसके अलावा इसमें और होते हैं, एक रिसेप्टर और होता है, होते कई हैं, बट हमें जो पढ़ना है वो वही है CD4। और इसमें होता है CD8, जो कि इनका वो है, जैसे घर का एड्रेस होता है, तो ये एड्रेस है, ये रिसेप्टर होने का मतलब कि ये सेल टी हेल्पर सेल है और ये टी साइटोटॉक्सिक सेल है। और ये जो एंटीना है टी हेल्पर पे क्या होता है, MHC2 बोलते हैं, MHC2 एंटीजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और ये जो होता है MHC1 रिसेप्टर एंटीजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, मतलब कि ये रिसेप्टर होता है, सॉरी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनका इसका रिसेप्टर का नाम ही उस चीज से पड़ा है जो इसमें आके बाइंड करेगी। जैसे एंटीना में सिर्फ केबल का ही सिग्नल आएगा, टेलीफोन का सिग्नल वो नहीं पकड़ेगा, अपने स्पेसिफिक सिग्नल को ही वो कैच करेगा। उसी तरह से ये एंटीना भी होता है कि हमारे शरीर में क्या होता है कि हर सेल्स पे, जितनी भी सेल्स में, ये थोड़ा डिटेल हो रहा है बट जानना जरूरी है, हर सेल पे जितनी सेल्स में न्यूक्लियस है उस पे पाया जाता है MHC1 कॉम्प्लेक्स। ये आप समझ लीजिए कि एक दुश्मन को पकड़ने के लिए, एक यू नो इसको अगर एक पुलिसमैन पकड़ ले, मान ले, हर सेल पे एक वो होता है, एक दुश्मन को पकड़ने के लिए एक उसके पास हथियार होता है, इसको यही मान ले सिंपल भाषा में। और जो और एक सेल होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसको किसी और कलर से बनाते हैं। इस पे पाया जाता है MHC2, इसका हथियार अलग होता है। और इस बाकी सेल, बॉडी की सेल्स में ये पाया जाता है MHC1। तो फिर क्या होता है कि ये सेल्स, ये APC कहाँ पाई जाती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इनको एक पुलिस ऑफिसर मान लीजिए आप, कि सपोज हमारी बॉडी के सरफेस पे कोई अटैक करता है, कोई दुश्मन अटैक करता है, इसको एंटीजन मान लीजिए। तो यहाँ पे ये सरफेस के नीचे ही ये रेड कलर से ही दिखाते हैं, जैसे कि कंफ्यूजन में। यस, ये है APC। तो ये इन्हें ये जैसे ही घुसेगा अंदर, ये आतंकवादी या जो भी आप मान लो, ये पुलिस ऑफिसर इसको पकड़ लेगा। कैसे पकड़ेगा, ये अपने MHC2 से इसको पकड़ लेगा, इस तरीके से कुछ। ये MHC2 है, और यहाँ पे आके, सॉरी, ये दुश्मन पकड़ा गया। और ये है APC, और ये इसको लेके जाती है लिम्फॉइड ऑर्गन। अब लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन आप समझ लीजिए कि वो जगह होती है जहां हमारे दोनों, जो पिछली स्लाइड में मैंने दिखाया था, जो हीरो होते हैं B सेल और T सेल होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेन हीरो T सेल है, वो पहले कहता है कि मेरे लेवल पे सारी चीजें हैंडल हो जाए, नहीं होंगी तो फिर मैं B सेल से कहूंगा। तो ये क्या होता है कि APC ये एंटीजन को पकड़ के MHC2 से अपने ले जाता है लिम्फॉइड ऑर्गन में। लिम्फॉइड ऑर्गन समझ लीजिए कि पुलिस स्टेशन जैसा हो गया, जहाँ पे वो दोनों मेन हीरो बैठे हैं और मारने के लिए आतंकवादी को। तो यस, अब क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि MHC2 ने पकड़ा है और एंटीजन को, और यहाँ पे
किस टी सेल भी दो टाइप के होते हैं, मतलब एक का नाम श्याम राम रखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, आप टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक ही समझे। तो यहाँ पे एमएससी सेकेंड एंटीजन रिसेप्टर किस पे है, टी हेल्पर पे। तो एमएससी सेकेंड और एंटीजन, ये चीज जो है पूरी आके बाइंड किस पे करेगी, जिसके पास रिसेप्टर है, मान लीजिए इसको सिग्नल मान लीजिए केबल का, और तो ये पूरा यहाँ आके बाइंड करता है। तो अब टी हेल्पर को पता चल जाता है कि यस, बॉडी में कोई घुस गया है, कोई अब मुझे इसे किल करना है। तो वो दो रिस्पॉन्स देती है, वो साइटोटॉक्सिक टी सेल से कहती है कि यस, साइटोटॉक्सिक जिसको कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये टॉक्सिक है, ये आओ और इस सेल को किल कर दो, घुस चुका है और तुम इसके जितने भी पार्टिकल्स बॉडी में मिले इन्हें किल कर दो। और दूसरा ये बी सेल को इंस्ट्रक्शन देती है कि तुम एंटीबॉडी बनाओ, अगर ब्लड में तुम्हें मिले तो तुम इन्हें किल करो। और साइटोटॉक्सिक टी सेल से कहती है कि अगर ये सेल में मिले तुम्हें ये एंटीजन, तो तुम इनको, उस सेल को पूरा किल कर दो, जिससे कि ये ना तो ब्लड में रहे ना तो किसी सेल में छुपे रहे, वो सेल को ही किल कर दो, और जिससे कि ये बॉडी को हार्म ना पहुंचा पाए। और बी सेल से फिर मेमोरी बी सेल बनती है कि जिससे कि अगर इनका दोबारा अटैक हो तो याद रहे कि यस, यही एंटीबॉडी बनानी है और इनको तुरंत किल कर दिया जाए। तो इस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। आई होप आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि दो हीरो होते हैं, टी सेल और बी सेल, और इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, कोई भी शरीर पे अटैक करता है, एंटीजन, वायरस, एनीथिंग, तो इनको किल करने की जिम्मेदारी इनके पास होती है। और ये इनके ऊपर एक टी हेल्पर सेल के ऊपर MSC2 पाया जाता है, जिसको CD और CD4 रिसेप्टर, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जैसे दो दूनी चार होता है। तो यस, ये MSC2 होता है और CD4 होता है, और दूसरे पे CD8 और MSC1 एंटीजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है। और जो सेल है जो पकड़ के लाती है सरफेस से एंटीजन को, या आतंकवादी को, या कह ले कि जो टेररिस्ट है उसको पकड़ के ले आती है, वो APC होती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जैसा कि नाम से ही आपको पता है, वो सरफेस पे जाती है, देखती है कि यस, कोई वायरस, बैक्टीरिया, एनीथिंग जो अटैक किया है उसको मुझे पकड़ना है। वो कैसे पकड़ती है, इसके पास पकड़ने के लिए हथियार होता है MSC2। अब ये MSC2 और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बन गया है, और ये कॉम्प्लेक्स एज अ सिग्नल काम करेगा इसके लिए, इस रिसेप्टर के लिए, और इस रिसेप्टर के लिए, और ये इस पे आके बाइंड करेगा। फिर ये साइटोटॉक्सिक टी सेल को इंस्ट्रक्शन देगा कि तुम हर सेल में अगर ये छुपा हुआ है तो जा जाके किल करो। और बी सेल को इंस्ट्रक्शन देगा कि तुम एंटीबॉडी बना के अगर ये ब्लड में है तो खत्म करो इसे। तो दिस इज हाउ वी आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। और यही है कि हमें कुछ लोग होते हैं, जैसा आपने देखा होगा, कि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिव, कि उन्हें बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होता है और बहुत जल्दी वो बीमार पड़ते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बेटर नहीं होती है, उनमें टी सेल, बी सेल, ये सब एक्टिवेशन और इनका प्रोसेस बहुत कम, बहुत स्लो होता है। और एक हमारी बॉडी का ये भी सेफ मैकेनिज्म है कि ऑटो इम्यूनिटी को बचाने के लिए, कि बॉडी की सेल मतलब अननेसेसरली बिना किसी एंटीजन के टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को मारने न लगे, तो टी सेल का बैलेंस भी होता है, टी सेल टॉलरेंस मैकेनिज्म बॉडी में होता है। तो वो मैकेनिज्म से हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है एक्स्ट्रा इम्यूनिटी के अगेंस्ट। और जिसमें ये टॉलरेंस कम रहता है, इम्यून टॉलरेंस, वो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं या उन्हें एलर्जीज होती हैं। जैसे कि मैं हूँ, मुझे एग प्रोटीन से एलर्जी है, मतलब आई कैन नॉट बियर नैनोग्राम क्वांटिटी ऑफ एग प्रोटीन, so I avoid to eat cakes and cookies containing egg. सो ऐसे बहुत से लोग होते हैं, कुछ लोगों को पीनट से एलर्जीज होती है, कुछ को धूल से एलर्जीज होती है। तो यस, एलर्जी क्योंकि आपका टॉलरेंस कम है तो आपके में तुरंत मुझे जैसे मुझे क्रैम्प्स शुरू हो जाएंगे, तुरंत मुझे ऐसा लगता है कि
अगेंस्ट रिएक्शन दैट एक पार्टिकल अगर मेरी बॉडी के अंदर कहीं से भी आया। तो यस, इसलिए बॉडी में टॉलरेंस होना बहुत जरूरी है कि वो एक्स्ट्रा इम्यूनिटी को रोके। लेकिन क्या होता है कि ये टॉलरेंस कभी कभी बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाती है, क्योंकि ये टॉलरेंस अगर ज्यादा हो गई तो बॉडी को डिजीज पकड़ लेती है। जैसे कि कैंसर के केस पे अब वापस आते हैं, तो कैंसर के केस में क्या होता है कि बॉडी की इम्यून टॉलरेंस बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और इम्यूनिटी लो हो जाती है। सो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। अगर इम्यूनिटी और इम्यून टॉलरेंस का बैलेंस रहेगा तो आप हेल्दी हो। टॉलरेंस ज्यादा हुई तो आप डिजीज हो जाओगे। टॉलरेंस कम हुई तो एक हद से ज्यादा कम हुई और इम्यूनिटी ज्यादा हुई तो आप एलर्जिक हो जाओगे। तो ये दोनों एकदम बैलेंस्ड होने चाहिए हर इंसान में। और इसीलिए कहा जाता है कि जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिन्हें जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होता है, वो, या फिर कोरोना के टाइम में आपने सुना होगा इम्यूनिटी बढ़ाइए, हल्दी और जो भी है काढ़ा एंड वॉट एवर ऑल, तो वो सब पीजिए। तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो अब ये ड्रग क्या करती है, जो वापस आते हैं, टू स्टार लीन नैप। अब जो मैंने आपको टी सेल बताया ना, टी सेल पे एक और रिसेप्टर होता है जो है PD1। PD1, इसको कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ रिसेप्टर 1। तो ये टी सेल का टॉलरेंस मेंटेन करता है, मींस इनको एक्स्ट्रा एक्टिवेशन से, बॉडी के अपने सेल को किल करने से बचाता है। और ये टी सेल क्या होता है, PD1 जो होता है, वैसे अगर एक्टिवेट हो गया तो ये टी सेल की जो इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग जो कैपेसिटीज होती हैं उनको कम करता है। जैसा कि हमने देखा कि वो टी साइटोटॉक्सिक को एक्टिवेट करेगा, बी सेल को एक्टिवेट करेगा। तो यस, इफ PD1 इज एक्टिवेटेड देन नथिंग इज पॉसिबल। तब टी सेल एकदम चुप हो जाएगी, कोई भी आए बॉडी में वो कोई रिएक्ट नहीं करेगी और वो एंटीजन बॉडी को हार्म पहुंचाता रहेगा। तो कैंसर में क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उसमें अल्टरेशन हो जाता है। और इसीलिए मतलब उसमें उस समय क्या होता है बॉडी में, इन्फ्लेमेशन इन्हांस करने वाले साइटोकाइंस कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन या एलर्जीज को बढ़ाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। और बॉडी का इम्यून सिस्टम कह लीजिए कि ये सेल्स जो अल्टर होती हैं, और ये अल्टर्ड, मान लीजिए नीली सेल है नॉर्मल, तो ये अल्टर्ड सेल फिर अपने मास को बढ़ाती रहती है, बढ़ाती रहती है, बढ़ाती रहती है। और ये आप ब्लड सप्लाई, ब्लड से न्यूट्रिएंट्स ले लेती है, और इस वजह से इंसान धीरे 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 वीक होता जाता है। और 1 इंच क्या, आधे इंच की बढ़त किसी भी टिश्यू में आप बेयर नहीं कर पाओगे, कुछ पेन होने लगेगा आपको, तो वो एक मास, एक क्लस्टर बन जाता है ऑर्गन में, तो दैट इज कॉल्ड कैंसर, उसी को कहते हैं। और फिर ये अगर एडवांस स्टेज में ये टूट टूट के ब्लड में जाती हैं और पूरी बॉडी में फैल के फिर दूसरे ऑर्गन में इकट्ठा होने लगती हैं। तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करता है। यस, अगर इम्यून सिस्टम सही से आपका काम कर रहा है तो कभी भी सेल ऐसे अल्टर्ड होगी तो वो जिंदा नहीं बचेगी, उसको टी हेल्पर टी साइटोटॉक्सिक को एक्टिवेट करेगा और वो टी साइटोटॉक्सिक इसको किल कर देगी। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम सही नहीं है बॉडी का, इम्यून सिस्टम वीक हो गया, तो फिर क्या है कि टी हेल्पर साइटोटॉक्सिक को कुछ नहीं बोलेगी, और यस, और यूवी सेल बढ़ती जाएगी, कैंसर बढ़ता जाएगा। तो इस ड्रग और ये बढ़ती हुई सेल्स के ऊपर जो अल्टर्ड सेल होती हैं, इनके ऊपर 2 तरह के लिगेंड होते हैं, PD-L1 और PD-L2।
L2 पाए जाते हैं, जो नॉर्मल सेल्स के ऊपर नहीं पाए जाते। तो लिगेंड का मतलब यही है कि अगर आप इसको लॉक समझे रिसेप्टर को, तो लिगेंड को की समझे कि यस वो उसी लॉक से जाके बाइंड करेगा। तो जैसा कि चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखो। तो जैसा कि मैंने बताया कि कैंसर सेल्स पे PD1 रिसेप्टर हो गया, सॉरी टी सेल्स पे रिसेप्टर होते हैं जो नॉर्मली एक्टिवेट नहीं होते, बट अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और जो अल्टर्ड सेल्स होती है, अल्टर्ड सेल होती है, ये अल्टर्ड सेल का मास है। हर सेल के ऊपर लिगेंड होते हैं PD-L1 और PD-L2। तो अगर ये लिगेंड इस रिसेप्टर से बाइंड कर गए, अगर ये कैंसर सेल के रिसेप्टर, तो ये क्या होता है कि ये टी सेल की एक्टिविटी को रोक देते हैं। जो इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग एक्टिविटी होती है कि वो साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करे, बी सेल को करे, वो रोक देते हैं। तो फिर क्या होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और यस इम्यून सिस्टम हाईजैक हो जाता है और कैंसर सेल बढ़ती जाती है और अल्टीमेटली इट लीड्स टू डेथ। लेकिन ये ड्रग जो है, मैप का मतलब है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल का मतलब है कि स्पेसिफिक अगेंस्ट वन, मोनोक्लोनल मतलब मोनो से आप मेन मतलब रखिए कि स्पेसिफिक अगेन वन प्रोटीन। और एंटीबॉडी जैसा कि मैंने बताया, ऐसे केमिकल जो कि ऐसे स्ट्रक्चर जो बॉडी बनाती है किल करने के लिए एंटीजन को, तो ये आर्टिफिशियली फॉर्म्ड एंटीबॉडीज है। इसलिए और स्पेसिफिक अगेंस्ट वन एंटीजन, and in this case this dostarlimab is specific against this PD-1। तो फिर क्या होता है कि ये dostarlimab जो है, अगर इसको पर्पल से हम दिखाएं तो ये आती है, ये इससे बाइंड कर जाती है। कैंसर पेशेंट में ये कंडीशन पाएगी कि यस PD-1 रिसेप्टर है, प्रोग्राम सेल डेथ रिसेप्टर, और कैंसर टी सेल्स के ऊपर है, और कैंसर सेल के ऊपर प्रोग्राम्ड सेल डेथ रिसेप्टर लिगेंड 1 और 2 पाया जाता है। तो उन पेशेंट में जब ये ड्रग दी गई तो ये ड्रग आके PD-1 रिसेप्टर के अगेंस्ट ही स्पेसिफिक बाइंड कर गई। उसका रिजल्टेंट ये हुआ कि ये जो PD-L1 और PD-L2 जो लिगेंड थे वो इस रिसेप्टर से नहीं बाइंड कर पाए, और नहीं बाइंड कर पाए तो ये इम्यूनिटी टी सेल का जो एक्टिवेशन है वो डीएक्टिवेट टी सेल नहीं हो पाई, और वो टी सेल फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल को और बी सेल को इंस्ट्रक्शन दी और ये जाके इसको किल कर दिए, और ये जो ब्लड में थे इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन के वो इनको किल कर दिए। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग dostarlimab। आई होप आपको समझ आया होगा। और यस इस ये PD-1 और PD-1 और PD-L1 रिसेप्टर जो है इंटरेक्शन कई केसेस में, जैसे कि अगर ट्रांसप्लांटेशन केस हो, जैसा आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ लेकिन सही डोनर नहीं मिला, तो डोनर का यही तो वो रिजेक्शन हो गया। तो यस ये ट्रांसप्लांट रिजेक्शन रोकने के लिए ये क्या जरूरी होगा, आप खुद ही बताइए। मतलब कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उतना, मतलब हमारी नहीं, जो पेशेंट है जिसको ट्रांसप्लांट हो रहा है वो कम एक्टिव रहे, जिससे कि वो रिजेक्ट न करे बाहर के जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है। तो उस समय ये PD-1 रिसेप्टर का एक्टिवेशन जो है ये यूजफुल होता है। और दूसरा ये है ऑटो इम्यूनिटी को रोकने में।
आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को ऑटोइम्यून डिजीज होती है, जैसे कि अ, अगर हम अ, ये कह लें कि टाइप 1 डायबिटीज, इसमें क्या होता है कि पैंक्रियाटिक बीटा सेल किल होने लगती है, टी सेल आके पैंक्रियाटिक बीटा सेल को किल करती है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। तो यस, उस केस में भी अगर PD1 को किसी तरह से एक्टिवेट किया जा सके तो टी सेल का एक्टिवेशन, एक्स्ट्रा एक्टिवेशन रुक जाता है, और वो टी सेल फिर फर्दर साइटोटॉक्सिक से टी सेल को इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाती कि तुम जाओ मारो सारी सेल्स को। तो उस केस में भी वो यूजफुल रहता है। बट हाँ, इस केस में जहाँ कैंसर होता है वहां पे इसका एक्टिवेशन PD1 रिसेप्टर का हार्मफुल है, क्योंकि ये टी सेल एक्टिवेशन को रोक देता है। तो यस, ये ड्रग जो डोस्टारलीमैब है, ये PD1 को एक तरह से वो बाइंड कर लेते हैं, जिससे कि अपने लिगेंड से नहीं बाइंड कर पाता PDL1 और L2 से, और फर टी सेल का एक्टिवेशन होता है और टी सेल किल करते हैं कैंसर सेल को। सो होपफुली मैंने कोशिश की है साधारण भाषा में समझाऊं आपको ये बातें, और मैंने भी आज बहुत कुछ सीखा, और होपफुली आप भी इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखेंगे। सो थैंक यू, और जल्दी लेके आते हो दूसरा लेक्चर। सो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, गुड नाइट, बाय।